दोस्तों, कॉम्पिटिशन एकेडमी की यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। साहित्य की एक झलक सीरीज 28। कल साहित्य की एक झलक सीरीज 27 परसों 27 हुई थी। अल्टरनेट चल रहा है एक एक दिन छोड़कर, और आज साहित्य की एक झलक सीरीज 28 होगी। आज 26 जुलाई है। कल 25 जुलाई से हमारे यहाँ नया बैच प्रारंभ हो गया है, पेड बैच, जिसमें हिंदी भाषा का विकास प्रारंभ किया गया। और उसमें आज जो लेक्चर होगा वो अवधि का साहित्यिक विकास, ब्रज भाषा का साहित्यिक विकास और खड़ी बोली का साहित्यिक विकास होगा। साहित्य की एक झलक जो चल रही है, अगर आप नए हैं, आपको भी यह पीडीएफ चाहिए, तो हमारे नंबर एक बार लिख लें। हमारे नंबर पर 805258 ये नंबर है, 4004। इस नंबर पर आप साहित्य की एक झलक लिखकर भेज दें तो आपको भी यह पीडीएफ मिल जाएगा। कल जो 25 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है, कई लोगों का एडमिशन नहीं हो पाया था। आज भी फीस में विशेष छूट दी गई है। जो लोग नहीं कर पाए थे वो आज एडमिशन ले रहे हैं। जैसे अरविंद हैं, कल्पना हैं, विबोध हैं, सुमित हैं, अनामिका हैं, रक्षिता हैं, सोहन हैं, राकेश हैं। इन लोगों का एडमिशन हो गया है, सुबह पेमेंट आ गया है। तो यदि आपको भी एडमिशन लेना है तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं, यूपीएचएससी हायर के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना की अभिव्यक्ति काव्य है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर होगा ए, पीवी शैली। आज बस एक एक लाइन के प्रश्न है। कई लोगों ने कहा था कि सर एक एक लाइन का सिंपल बना दीजिए, बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं जो 4-4 पॉइंट होते हैं उसमें। तो 1, 2, 3, 4 वाले आज प्रश्न नहीं, आज सब एक एक पॉइंट वाले हैं। तो कल्पना की अभिव्यक्ति काव्य पीवी शैली का है। वैसे कल्पना के महत्व और स्वरूप के प्रथम विचारक कौन है, अगर कभी पूछा जाए तो ध्यान रखना, एडिसन। अगर कभी यह प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए परीक्षा में कि कल्पना के महत्व और स्वरूप के प्रथम विचारक कौन है, तो आपका उत्तर एडिसन होगा। अब अगर कभी कल्पना के बारे में पूछा जाए, जैसे 1, 2, 3, 4 करके पॉइंट पूछा जाता है, तो कल्पना रस में विभाव का स्वरूप खड़ा करने का काम करती है। कल्पना द्वारा अलंकार में अप्रस्तुत विधान का सारा कार्य संपन्न होता है। कल्पना कवि को संप्रेषण में और पाठक को ग्रहण में सहायता करती है। तो ये तो पाश्चात्य विचारकों की बात हुई। अगर हम हिंदी साहित्य में देखें तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कल्पना का सर्वप्रथम विचारक किसे कहा जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। दूसरा प्रश्न आप देखें, जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, हेलो, हाँ, अभी क्लास के बाद आपसे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, जीवन की वास्तविक घटनाओं के सत्य वर्णन को काव्य किसने माना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, वर्ड्सवर्थ। कविता को पैशन किसने कहा है? कविता को पैशन किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, हंट ने कहा है। आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा, मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द रचना करती है वह कविता है, यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भाषा के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति काव्य है, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 5। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, हेनरी हडसन। भाषा के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति काव्य है। वैसे काव्य की अगर बात करें, कविता की बात करें, तो आप जानते ही हैं कि वर्ड्सवर्थ ने कहा है, वर्ड्सवर्थ के कई कथन है इस पे कविता पर, कि कविता ज्ञान का प्राण है, उसकी शुद्ध चैतन्य आत्मा है, वह रागदीप्त अभिव्यक्ति है जो समस्त विज्ञान का आश्रय है। वर्ड्सवर्थ ने यह भी कहा है कि कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है और कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम और अंतिम ज्ञान है, यह वर्ड्सवर्थ ने कहा है। तो कविता के बारे में कीट्स की जहाँ तक हम बात करें तो कीट्स ने कहा है कि मुझे और किसी बात पर उतना विश्वास नहीं है
जितना हृदय के उदात्त भावों की पवित्रता और कल्पना की वास्तविकता पर। कल्पना जिसे सुंदर समझती है वह अवश्य ही सत्य होगा, चाहे उसका अस्तित्व पहले रहा हो या नहीं। तो इस तरीके के जो कथन हैं वो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। किस विद्वान ने काव्य को जीवन की आलोचना माना है? काव्य को जीवन की आलोचना किसने माना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने काव्य को जीवन की आलोचना माना है। वैसे विक्टर ह्यूगो का भी कभी कभी कथन पूछा जाता है स्वच्छंदतावाद के बारे में कि स्वच्छंदतावाद ही साहित्यिक उदारवाद है। ये जो विक्टर ह्यूगो का कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक कल्याण को काव्य प्रयोजन किसने माना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, भरत मुनि ने माना है। अगला प्रश्न देखें, जिस वाणी से मनुष्य दुर्गति और हीनता की भावना से बच जाए और आत्मानंद प्राप्त कर सके, यही काव्य और काव्य का प्रयोजन है। कथन किसका है? काव्य प्रयोजन के बारे में यह कथन किसका है? काव्य प्रयोजन के बारे में आप देखेंगे यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जा चुकी, काव्य के गुण क्या हैं, काव्य का दोष क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या है, एक एक चीज़ें आप लोगों को समझाई जाती हैं। काव्य के लक्षण क्या हैं, जैसे अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, एक एक पॉइंट सब विस्तृत लेक्चर में कराया जाता है। तो इस पर आप लोग जरूर ध्यान दें। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कालिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना के लिए कहा है? खंड काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, मुक्तक काव्य। किस काव्य के लिए, किस प्रकार के काव्य के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा कि इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कालिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है? तो मुक्तक, जितने भी मुक्तक काव्य लिखे गए उन मुक्तक काव्य के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा है। प्रबंध काव्य यदि विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यह भाव किसके द्वारा दिया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कुमायूनी का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ध्यान देना, कौन सा नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, चमोली, क्योंकि यह गढ़वाली का है, कुमायूनी का नहीं है। कन्नौजी का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा झांसी नहीं, क्योंकि बुंदेली के तहत आएगा। आधुनिक काल में किसने ब्रह्मानंद सहोदर मानकर रस की प्रधानता स्वीकार की है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार अनुभाव कौन सा नहीं है? ध्यान देना, अनुभाव कौन सा नहीं है? जल्दबाजी करेंगे प्रश्न गलत हो जाएगा। अनुभाव कौन सा नहीं है? तो हर्ष अनुभव नहीं है। वैसे आप जानते हैं कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा। भाई विभाव दो प्रकार का होगा, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव में चार होते हैं, कायिक होता है, वाचिक होता है, मानसिक होता है, आहार्य होता है। कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। अनुभाव के तहत कौन कौन सा आता है? तो स्वेद आता है, स्तंभ आता है, रोमांच आता है, स्वप्न भंग आता है, कंप आता है, विवरता आता है, अश्रु आता है, चेष्टाएं आती हैं, प्रलय आता है। तो ये सब आता है। संचारी भावों की संख्या 33 है। इस पर भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। सन 1947 में किसने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किया था 1947 में। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, मागधी का। फारसी और अंग्रेजी शब्दों के संयोग से बना शब्द कौन सा है? तो आपका यहां हो जाएगा गिरह कट। फारसी और अंग्रेजी, गिरह फारसी है और कट अंग्रेजी है। तो फारसी और अंग्रेजी से मिलकर बना शब्द है गिरह कट। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है, खंड मूल ध्वनि वर्ण है,
खंड मूल नहीं, शब्द जो होता है शब्द मूल ध्वनि वर्ण है। खंड मूल ध्वनि वर्ण जो लिखा है यह गलत लिखा है। वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप लिपि कहलाता है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखें, लोक व्यवहार में अर्थ की प्रतीति करने वाली ध्वनि शब्द है। उपरोक्त कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, पतंजलि का यह कथन है। निम्न में से देशज शब्द कौन सा नहीं है? गड़बड़, भोंपू, सरसर, दुग्ध। तो उत्तर हो जाएगा दुग्ध। दुग्ध तत्सम शब्द है और दुग्ध से जो तद्भव शब्द बना है जिसे आप वर्तमान में कहते हैं दूध, दूध जो है वो तद्भव शब्द है, जबकि दुग्ध तत्सम शब्द है। यह देशज शब्द नहीं है। कुशल लाभ द्वारा रचित ढोला मारूरा दोहा किस प्रकार का काव्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, एक विरह काव्य है ढोला मारूरा दोहा। इसके बारे में, इसकी विषय वस्तु के बारे में सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ाया है तो वहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट बताया है। मेरे इस कुकवित्त को बुद्ध जन सुनेंगे नहीं और ना अबुद्ध जन अपनी अबुद्धता के कारण इसमें प्रवेश करेंगे। यह कथन किस कवि का, किस कविता या रचना के लिए है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, अब्दुल रहमान ने संदेश रासक के लिए कहा है। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक के लिए यह कथन कहा है। रासो नए नए रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश रासक पुरानी प्रीति को निखार देता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका उत्तर हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न देखें, विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने माना है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, रामकुमार वर्मा ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने धर्म परीक्षा के आधार पर जैन साहित्य का सबसे प्राचीन कवि किसे माना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, चतुर्मुख को माना है। धर्म परीक्षा जो ग्रंथ है, उस धर्म परीक्षा ग्रंथ के आधार पर जैन साहित्य का सबसे प्राचीनतम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चतुर्भुज को माना है। ऐसी मूढ़ता या मन की, यह पंक्ति तुलसीदास के किस रचना की है? रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली। तो आपका उत्तर होगा सी, विनय पत्रिका की है। अविगत गति कछु कहत न आवे पद का मुख्य विषय क्या है? श्री कृष्ण की स्तुति, निराकार ब्रह्म की स्तुति, सगुण ब्रह्म की स्तुति, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर यहाँ पर होगा सी, सगुण ब्रह्म की स्तुति। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह उक्ति किसकी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सूर के भ्रमर गीत में विशेषता नहीं पाई जाती, कौन सी विशेषता ऐसी है जो सूरदास के भ्रमर गीत में नहीं पाई जाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, यशोदा का वात्सल वर्णन नहीं है। गलत, यशोदा का वात्सल वर्णन है, इसलिए 29 का सी आपका गलत होगा। वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण की किस अवस्था का वर्णन अधिक चित्रित हुआ है? युवा रूप, बाल रूप, किशोर रूप, प्रौढ़ रूप। ध्यान देना, वल्लभ संप्रदाय में मैंने पूछा है कृष्ण की किस अवस्था का सबसे अधिक वर्णन हुआ है, चित्रित हुआ है? युवा रूप है या बाल रूप है या किशोर रूप है या प्रौढ़ रूप है? एक बार फिर से बता दें, जो भी हमारे मेंबर्स हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको भी इस साहित्य की एक झलक की पीडीएफ चाहिए जिसके लिए कोई चार्ज नहीं है, तो आप हमारे इस नंबर पर 8052584004 इस नंबर पर आप साहित्य की एक झलक लिखकर भेज दीजिए, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। ये साहित्य की एक झलक की आज 28वीं सीरीज चल रही है, अल्टरनेट होती है, कल नहीं होगी, फिर परसों होगी। यूपीएचएससी हायर के लिए, यूजीसी नेट के लिए हमारे यहाँ कल 25 जुलाई से नया बैच प्रारंभ हो चुका है, जिसमें हिंदी भाषा का विकास प्रारंभ किया गया है। उसमें जितनी भाषाएं हैं वो कराई गई हैं। कल आप लोगों को बोलियां कराई गई हैं। आज ब्रज भाषा का साहित्यिक विकास, अवधी का साहित्यिक विकास, खड़ी बोली का साहित्यिक विकास, इस पर आधारित वीडियो लेक्चर मिलेगा और रात में 9 बजे लाइव क्लास मिलेगी।
यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आज भी फीस में छूट चल रही है। जितने हमारे नए मेंबर्स हैं जिनका आज सुबह एडमिशन हुआ है, फिर से एक बार ध्यान दें, अरविंद, कल्पना, विबोध, सुमित, अनामिका, रक्षिता, सोहन, राकेश, जिनका आज सुबह एडमिशन हुआ है, वो लोग ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठा करें। जो भी चीज़ें बताई जाती हैं पीडीएफ में नहीं रहता, उसे आप ज़रूर लिखते चलें। हाँ, एक आज की एक आप लोगों को बात बताते हैं। जैसे आज एक एडमिशन हुआ और शायद कल्पना ने कहा था, कल्पना या सुमित किसी का था, तो उनके पास पेमेंट की सुविधा नहीं थी, कहीं पेमेंट दूसरे से कराने गई तो कहा अरे ये तो मुस्लिम नाम है। तो इस तरीके से समाज में चल रहा है और कहते हैं इन लोग सतर्क रहिए। तो देखिए, गुरु का कोई धर्म नहीं होता है, शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता है। और जैसा कि वर्तमान समाज में देखा जाता है कि धर्मांधता अगर सबसे ज़्यादा कहीं देखने को मिलती है तो अनपढ़ से ज़्यादा शिक्षित लोगों में मिलती है। तो इस तरीके का समाज में चल रहा है, आप लोग इससे दूर रहें, क्योंकि ये जो धर्मांधता है ये व्यक्ति को मानसिक रूप से पंगु बना देती है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है जो हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे होंगे वो ज़रूर इस पर अमल करें कि धर्मांधता से दूर रहें। ये राजनीतिकरण है, आप इसके चक्र में बिल्कुल भी ना फंसे। ये सारे लोग आपस में एक होते हैं। पीसी जाती है तो आम जनता, क्योंकि आपने धूमिल की कविताएं पढ़ी होंगी, संसद से सड़क तक, बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जहाँ पर आप देखेंगे 50 वर्ष पहले कविताएं लिखी जा चुकी हैं। तो आप लोग खुद समझदार हैं, इन चीज़ों को समझिए, आगे बढ़िए। शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता है, गुरु का कोई धर्म नहीं होता है, और आप अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ें, निरंतर प्रयास करें। कहीं कोई समस्या हो तो ज़रूर बताएं। तो प्रश्न संख्या 30 देखें। 30 का उत्तर हो जाएगा, वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण की किस अवस्था का वर्णन अधिक चित्रित हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, ईवा रूप। ईवा रूप। पद्माकर ने अंतिम समय में कौन सी रचना लिखी थी? जगविनोद, प्रबोध पचासा, पद्माभरण, गंगा लहरी। उत्तर हो जाएगा डी, गंगा लहरी। केसो को भाषा का मिल्टन किसने कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, मिश्र बंधुओं ने केसो को भाषा का मिल्टन कहा है। किस कवि के दोहों को रस की छोटी छोटी पिचकारियां कहा जाता है? रहीम, रसखान, बिहारी, मतीराम। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, बिहारी। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आज तो प्रश्न आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, 1 2 3 4 पॉइंट में नहीं है, सीधा सीधा एक लाइन का प्रश्न आज है। केशव की भाषा कैसी थी? आपका उत्तर हो जाएगा सी, बुंदेलखंडी मिश्रित ब्रजभाषा। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? आपका उत्तर हो जाएगा डी, प्रताप नारायण मिश्र। ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य रचना कौन सी नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, वेणुगीत। ठाकुर जगमोहन सिंह की काव्य रचना नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदुगीन कवियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या माना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, प्राचीन नवीन का समन्वय। ये भारतेंदुगीन कवियों की सबसे बड़ी विशेषता माना गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आधुनिक काल में किस कवि को हिंदी काव्य का वैतालिक कहा गया है? हिंदी काव्य का वैतालिक आधुनिक काल में भारतेंदु जी को कहा गया। बालकृष्ण भट्ट की भाषा शैली कैसी थी? आपका उत्तर हो जाएगा ए, खरखरी थी। राजा शिव प्रसाद सिंह की भाषा कैसी थी? आपका उत्तर हो जाएगा बी, उर्दू मिश्रित हिंदी। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? उत्तर हो जाएगा ए, ब्रजरत्न दास की है। किशोरीदास वाजपेयी की रचना ब्रजभाषा का व्याकरण को किसने हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने। वैसे कल जब हम लोग बात कर रहे थे हिंदी भाषा का विकास, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि कल के जो प्रश्न कराए गए वो कामता प्रसाद गुरु की रचना से हुआ है, भोलानाथ तिवारी की किताब से हुआ है, उदय नारायण तिवारी की किताब से हुआ है और श्याम सुंदर दास की किताब से हुआ है।
भाई हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, ये जितनी किताबें हैं आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उससे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को लाइव कक्षा में करा दी जाती हैं। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को किसका अवतार माना गया है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, शिव का अवतार माना गया है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, कथन किसका है? देखिए ये निबंध भी है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये निबंध है और कथन करके परीक्षा में पूछा जाता है। आपका उत्तर है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। और इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इसमें कहा कि साहित्य केवल बुद्धि विलास नहीं है। ध्यान रखना, गौर से सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। साहित्य केवल बुद्धि विलास नहीं है, वह जीवन की उपेक्षा करके नहीं रह सकता। और साहित्य के उपासक अपने पैर के नीचे की मिट्टी की उपेक्षा नहीं कर सकते। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य निबंध में कहा है। लिखने की सजगता जीवंतता को कम करती है, जबकि कहने की सजगता जीवंतता को बढ़ाती है। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। निम्न में से कौन सी रचना अभिनय जयदेव की नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, लघुनय चक्र। पदावली के बारे में निम्न कथन किसका है? श्री कृष्ण व राधा संबंधी जो पद उन्होंने लिखा उसमें भक्ति न होकर वासना है, ये कहा है रामकुमार वर्मा ने। विद्यापति ने भूपरिक्रमा ग्रंथ किसकी आज्ञा से लिखा? आपका उत्तर हो जाएगा डी, जयदेव की आज्ञा से लिखा है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? मच्छंद्रनाथ भोग साधना में विश्वास करते थे, गोरखनाथ हठयोग साधना में विश्वास करते थे। हठयोग का सबसे प्राचीन ग्रंथ घेरण संहिता है। हठयोग में ह वर्ण चंद्रमा का प्रतीक है, गलत, सूर्य का प्रतीक है। हा वर्ण सूर्य का प्रतीक है। और हठ में जो हठ लिखा हुआ है, हठ में हा सूर्य का प्रतीक होगा, ठ चंद्रमा का प्रतीक होगा। तो आपका 50 का उत्तर डी असत्य है। प्रश्न आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप अगर पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीएचएससी के लिए तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद जुड़ेंगे। देखिए यूजीसी नेट के लिए भी आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि इस समय यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए एक दिन में 3-3 लेक्चर लोगों को दिए जाते हैं, जिससे एग्ज़ाम तक आपका हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्यशास्त्र कवर हो सके। तो इससे भी मान कर चले कि आपको 15 प्रश्न तो कम से कम मिल ही जाते हैं। तो अगर आप 15 दिन पढ़कर 15 प्रश्न इधर कर लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाता है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और बाकी परीक्षा के बाद फिर एक लेक्चर लोगों को मिलेगा। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। आज भी छूट चल रही है। जो लोग इस छूट से वंचित रह गए थे, अब वो अगर इसका लाभ लेना चाहें तो आज ले सकते हैं, शाम तक आपको समय रहेगा। फिर बाद में मत कहिएगा, कुछ लोग कहते हैं सर मुझे पता नहीं चला, मैं जान नहीं पाया, तो ये चीज़ें अब नहीं होंगी। इसलिए मैंने आज भी छूट दे रखी है। हम लोग फिर मिलेंगे परसों साहित्य की एक झलक सीरीज 29 में।